हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एन फैक्टर। ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था, कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज परसेंटेज कंसंट्रेशन टर्म्स, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, देन मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज पार्ट्स पर मिलियन, देन हमने डिस्कस किया मोलैरिटी, देन हमने मोलैलिटी। अब नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म आती है बेटा हमारे पास नॉर्मेलिटी। बट नॉर्मेलिटी को समझने के लिए हमें ना कुछ और भी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए ताकि हमें नॉर्मेलिटी एकदम ऐसे समझ आ जाए। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज उसकी पहली टर्मिनोलॉजी से जो नॉर्मेलिटी में हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज एन फैक्टर, और जिसको आप बोलते हो और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। तो एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। अब सर एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर मतलब क्या होता है? जैसे हम इस टर्म का यूज करते हैं बेटा जनरली एसिड्स, बेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉल्ट, सब कुछ केसेस में आयंस, कुछ केसेस देन रेडॉक्स रिएक्शन में हम ये टर्म यूज करते हैं एन फैक्टर। एन फैक्टर जनरली ये बताता है कि वो जो चाहे आपके पास कंपोनेंट है, जैसे एग्जांपल एसिड, तो वो एसिड क्यों है सर? ड्यू टू H प्लस आयंस। वो कोई भी एसिड कितने H प्लस आयन रिलीज करता है वो उसका क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। एन फैक्टर मतलब जो उस सब्सटेंस को वैल्यू दे रहा है। जैसे एसिड की वैल्यू होती है H प्लस आयन डोनेट करने से, बेस वही है। अगर एक टर्म एक डेफिनेशन होती है, बेस वो होता है जो जनरल हम डेफिनेशन क्या यूज करते हैं कि सर जो OH माइनस आयन रिलीज करे। ठीक है सर। तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा कि वो कितने OH माइनस आयन रिलीज करता है। ऐसे ही और भी सब्सटेंसेस है जिनके लिए हम एन फैक्टर अब डिस्कस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एन फैक्टर हम डिस्कस करते हैं सर फॉर एसिड्स। ठीक है सर। एसिड्स के केस में जो एन फैक्टर होता है ना बेटा अपना, वो किसके बराबर होता है? जो एन फैक्टर होता है दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस कि सर किसी भी एसिड में से कितने आप H प्लस आयन रिमूव कर सकते हो, वो उस एसिड का क्या हो जाएगा? एन फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं, एग्जांपल नंबर 1। ठीक, मैं एक साइड लिख रहा हूं एसिड, दूसरी साइड अपने लिखते हैं उसका एन फैक्टर। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते बेटा कि सर एसिड, तो सबसे पहले अपने पास यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे HCl है। HCl एसिड है, क्यों है सर? बिकॉज वो H प्लस आयन क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक है, मैं किसी को भगा नहीं रहा, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। तो H प्लस आयन रिलीज करता है, तो कितने H प्लस आयन रिलीज करता है? एक एन फैक्टर। तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। अगर नेक्स्ट एसिड जैसे H2SO4, तो ये कितने H प्लस आयन रिलीज करता है सोल्यूशन में? कितने कर सकता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन दैट इज 2, तो एन फैक्टर हो गया 2। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं H3PO4, इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3। यहां पर आप देख सकते हो कि जो एन फैक्टर होता है किसी भी एसिड के लिए, वो क्या होता है कि उसमें से कितने H प्लस आयन आप रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट अगर हम सेकंड केस बात करते हैं, दैट इज फॉर बेस। ठीक है। अगर हम बेसिस के लिए बात करें, फॉर बेसिस, तो बेसिस के केस में एन फैक्टर क्या होगा? दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। तो एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। ठीक है। और यहां पर जैसे एग्जांपल है, ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं बेस और इधर उसका एन फैक्टर। ठीक है बेटा। यहां पर अगर हम बेस के बारे में बात करते हैं, दैट इज हमारे पास बेस क्या है? NaOH। तो कितने OH में OH माइनस आयन NaOH से रिलीज करेगा? 1, तो उसका एन फैक्टर क्या आ गया? 1। सेकंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, तो ये कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा? दैट इज 2। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, दैट इज थर्ड ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड, तो ये कितने OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है? कितने रिप्लेसेबल है?
सर 3। ठीक है, सो इन केस ऑफ एसिड्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस आर द n फैक्टर फॉर दैट एसिड। तो एसिड अगर HCl है तो उसका n फैक्टर 1, H2SO4 है n फैक्टर 2 है क्योंकि वो दो H प्लस आयन रिलीज करवाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें बेसिस की तो बेस का n फैक्टर वो होता है जो बेस का n फैक्टर मतलब कितने वो बेस OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है। फॉर एग्जांपल NaOH एक OH आयन माइनस रिलीज कर सकता है तो n फैक्टर उसका 1। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस कितना n फैक्टर आएगा 2 क्योंकि ये कितने OH माइनस आयन रिलीज कर सकता है दैट इज 2। एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड तो इसका n फैक्टर कितना है सर 3 क्यों क्योंकि ये कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा दैट इज 3। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एसिड हो गया बेस हो गया। ठीक है सर, इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स के केस में दैट इज n फैक्टर किसी भी सॉल्ट का क्या होगा। ठीक है, नाउ वी डिस्कस n फैक्टर ऑफ सॉल्ट। अच्छा बेटा मैंने रब कर दिया है ना, मैं तो फ्लो में जाते जाऊंगा, बीच में पॉज आप करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सो थर्ड, अरे आजा भाई सब, तो थर्ड दैट इज सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट के केस में n फैक्टर क्या होता है, सॉल्ट के केस में n फैक्टर होता है दैट इज सम ऑफ, ठीक है माय मिस्टेक, थोड़ी इंग्लिश अपनी अच्छी है इसलिए, आइदर सम ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। किसी भी सॉल्ट के केस में जो n फैक्टर आएगा या तो उसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो काउंट कर लो या फिर उसका टोटल नेगेटिव चार्ज आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल करते हैं। ठीक है, तो एक साइड में लिख रहा हूँ सॉल्ट, ठीक है, और दूसरी साइड में लिख रहा हूँ सॉल्ट का n फैक्टर। ठीक है, अब सॉल्ट जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं NaCl। तो NaCl में Na के ऊपर कितना चार्ज है सर, ठीक है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड प्लस सॉल्ट है जिसमें Na के ऊपर +1 चार्ज है, Cl के ऊपर -1 चार्ज है। सो n फैक्टर क्या हो गया आपके NaCl, n फैक्टर फॉर NaCl या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो या टोटल नेगेटिव चार्ज देखो। ठीक है बेटा, सेकंड अब यहाँ पे हम करते हैं Na2SO4। ठीक है, अब Na2SO4 को अगर आप ब्रेक करते हैं, ठीक है, जिसको थोड़ा ब्रेक करने में मुश्किल आती है, देखिए बेटा Na2 इधर देखो, Na2SO4 ब्रेक करोगे कैसे ब्रेक होएगा, हाँ भाई 2Na प्लस SO4 2 माइनस, सो इधर एक Na के ऊपर एक प्लस चार्ज तो दो Na के ऊपर +2 चार्ज। हाँ भाई समझ आया। अब इसी तरीके से एक सल्फेट के ऊपर कितना -2 चार्ज, या तो प्लस चार्ज देखो या फिर माइनस चार्ज देखो, है ना, जुबान केसरी में नहीं, कितना ये +2 बता रहा हूं। ठीक है, या तो टोटल प्लस देखो या टोटल माइनस। ठीक है, सो यहां पर जो आपके पास n फैक्टर आएगा दैट इज 2। सिमिलरली अब थर्ड केस यहां पे करते हैं, या आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना बेटा, Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, अब इसमें आपने ये बताना है कि टोटल इस सॉल्ट का n फैक्टर क्या होगा। सो अगर आप इधर देखें Al2SO4 थ्राइस, सो आप अगर इसको ब्रेक डाउन करोगे इनटू आयंस तो ये ब्रेक होएगा 2Al3 प्लस और +3 टाइम्स ऑफ SO4 2 माइनस। सो टोटल प्लस चार्ज ऑन वन एल्यूमिनियम एटम इज 3 प्लस बेटा इधर, और दो एल्यूमिनियम के ऊपर टोटल कितना प्लस चार्ज आएगा +6। इसी तरीके से एक सल्फेट के ऊपर -2 तो तीन सल्फेट के ऊपर -6, या तो प्लस चार्ज देख लो या माइनस चार्ज देख लो। तो इस अकॉर्डिंग n फैक्टर जो आया Al2SO4 थ्राइस का कितना आया 6। ठीक है, नोट इट डाउन,
है ना, साइड में आप रफ वर्क में एक लिख सकते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहे। अब इधर देखिए बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक भी आप कर सकते हो कि सर देखो Na है, हमें पता है Na के ऊपर +1 है और इधर उसके लेग में क्या लिखा है 2, हमें पता है SO4 के ऊपर -2 चार्ज है, ठीक है। तो आप इस तरीके से, और इसके आप ऐसा कर लो कि एक Na के ऊपर कितना चार्ज है +1, एक सल्फेट के ऊपर कितना आ गया 2, तो दोनों का एलसीएम ले लो तो आंसर क्या आ गया आपके पास 2, तो वो एन फैक्टर आ गया। इसी तरीके से एल्यूमिनियम के ऊपर मुझे पता है क्या चार्ज होता है +3, है ना। इसी तरह एक सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज है -2, तो 3 और 2 दोनों चार्जेस का आप क्या ले लो एलसीएम, है ना, मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या आएगा 2 × 3 6। तो इस तरीके से भी आप बिना इसको ब्रेक डाउन किए कर सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आयंस के ऊपर क्या चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो और एन फैक्टर बता सकते हो। तो ये तो केस हुआ भाई आयंस सॉल्ट का, ठीक है। फोर्थ केस इज फॉर आयंस, ठीक है। अब इधर देखो बेटा सामने सब, ठीक है, इंस्टा मत चलाओ, है ना, कच्चा बादाम नहीं करना तुमने जेई मेन या नीट निकालना है, ठीक है। तो एन फैक्टर जो आयंस का होता है क्या होता है, आयंस के केस में एन फैक्टर होता है ठीक है, दैट इज चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, चार्ज प्रेजेंट ऑन देम, कि उनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ एग्जांपल, और यहां पर हम लिखते हैं आयंस, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग इसका क्या आ जाएगा एन फैक्टर, ठीक है। सो यहां पर अगर हम बात करते हैं आयंस की, तो अगर आप देखें यहाँ पे, तो आयन जैसे मैंने लिख दिया Na+, सेकेंड Mg2+, ठीक है, थर्ड Cr3+, ठीक है। अब इधर देखो भाई सब सामने, Na के ऊपर कितना चार्ज है +1, तो एन फैक्टर Na का 1, Mg के ऊपर कितना चार्ज है 2+, तो एन फैक्टर 2, क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज है 3+, तो उसका एन फैक्टर 3, ठीक है बेटा। तो अभी तक हम एन फैक्टर के 4 केसेस कर चुके हैं, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज आयंस, ठीक है। सो एक बार रिकैप करते हैं। सर किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर होता है कि उसमें कितने रिप्लेसेबल H+ आयंस है, किसी बेस का एन फैक्टर होता है कि उसमें कितने रिप्लेसेबल OH- आयन है। सामने देख बेटा, इधर उधर नहीं। अब इसी तरीके से, माना इतना सुंदर नहीं बट फिर बोर्ड की तरफ ही देख लो भले। अब किसी भी सॉल्ट का जो एन फैक्टर होता है, उसका जो एन फैक्टर क्या होता है, या तो उसके ऊपर कितना टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह आयंस का एन फैक्टर क्या होता है कि उसमें उनके ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इन 4 पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जो ये लेक्चर है ना बेटा, जो 11th के स्टूडेंट है उनके लिए भी है, जो 12th के है, ड्रॉपर के लिए, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। 11th के जो स्टूडेंट है, जब रेडॉक्स चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक आपका आएगा, ठीक है। दैट इज एन फैक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रेडॉक्स में काफी हेल्पफुल रहेगा। और जो 12th के है उनका एक तरीके से क्या काइंड ऑफ रिवीजन है, क्योंकि नॉर्मेलिटी टॉपिक का यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हो सकता है, केमिकल काइनेटिक्स में भी हो सकता है, ठीक है। और जो जेई मेन और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो भाई ये लेक्चर काफी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी टाइम्स जेई मेन, नीट, सीबीएसई बोर्ड में या आपके स्कूल एग्जाम्स में रिपीट होते ही रहे हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट 4 केसेस हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं फॉर, ठीक है, 5th केस, दैट इज फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ बेटा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि लेट सपोज मैं किसी भी कंपनी का, मैं क्या हूं एक एजेंट हूं, तो मैं उस एजेंट, एज अ एजेंट का मतलब क्या, मैं किसी कंपनी का एजेंट हूं, तो मतलब उस कंपनी का प्रोडक्ट मैं आपको बेचूंगा, है ना।
तो इसी तरीके से होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो दूसरे सब्सटेंस को, दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करे। तो अगर आप किसी एलिमेंट या किसी और सब्सटेंस को जब ऑक्सीडाइज करते हो मतलब आप खुद को रिड्यूस कर रहे हो, और कोई भी सब्सटेंस जब रिड्यूस होता है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री कोई भी सब्सटेंस जो रिड्यूस होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं दूसरे को क्या कर रहे हो, ऑक्सीडाइज कर रहे हो, तो आप क्या हो गए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में एन फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। क्या आपने एज अ सब्सटेंस किसी भी केमिकल सब्सटेंस से कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं वो उस सब्सटेंस का क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर पे करते हैं यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल, जैसे Cr2O7 2- है, ये जब 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू Cr3+। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन पर मोल ऑफ, अच्छा पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बट वो कितना मोल होना चाहिए, 1 मोल। तो अगर 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उसका क्या हो जाता है, एन फैक्टर। सो आपसे अगर कोई पूछे कि सर एन फैक्टर ऑफ Cr2O7 2-, ठीक है, तो n फैक्टर ऑफ Cr2O7 2- कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि वो 1 मोल, क्योंकि एक तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसका 1 मोल अमाउंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6, तो वो क्या हो गया, एक आपका n फैक्टर। तो 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, n फैक्टर। एक और एग्जांपल करते हैं, है ना, एग्जांपल नंबर 2, MnO4- क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है इन बेसिक मीडियम। अच्छा, यहाँ मैं मीडियम मेंशन करता हूँ, जब ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं Cr2O7 2- या MnO4-, इनको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, आइदर एसिडिक और बेसिक, कई केसेस में न्यूट्रल भी चल जाता है। ठीक है, तो MnO4- जब न्यूट्रल मीडियम में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, MnO2 में। सो यहां पर आपके पास n फैक्टर ऑफ MnO4- कितना होता है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं इसमें, इसके 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 3, तो इस केस में इसका एन फैक्टर क्या हो गया सर, 3। तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर होता है कि उसका पर मोल अमाउंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 6th केस और लास्ट केस यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अब कोई, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम O.A लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को शॉर्ट फॉर्म में R.A लिख सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर होता है, ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का जो एन फैक्टर होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा, और कोई अगर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है मतलब खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। खुद को ऑक्सीडाइज कैसा करता है कोई भी केमिकल सब्सटेंस, जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सो एक रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो खुद को तो ऑक्सीडाइज करेगा बट वो इलेक्ट्रॉन किसी और के लिए तो प्रोवाइड करवा रहा है, तो वो दूसरों के लिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सो एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल करते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे अगर हम बात करें, क्या आता है आपके पास, जैसे I नेगेटिव है
तो 2i नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें बेटा, तो इधर 2 मोल I नेगेटिव है, कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। पर एन फैक्टर हमेशा पर मोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, सो इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर आप देखो 2 मोल I नेगेटिव क्या कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो 2 मोल I नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल I नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? 1। सो एन फैक्टर ऑफ I नेगेटिव इज इक्वल टू 2। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? ठीक है, अगर है तो मेंशन कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और एग्जांपल नंबर 2 एक और इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 है, सॉरी, ठीक है, H2O2 है, ये कन्वर्ट होता है O2 में और यहाँ पर ये रिलीज करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस तरीके से बैलेंस कर लेते हैं 2H2O2। ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि अगर आपके पास जो H2O2 है, तो H2O2 के 2 मोल, तो ये पहली बात तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसके 2 मोल 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो 1 मोल 2 इलेक्ट्रॉन, है ना सर। तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा H2O2 का? क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। सो एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। कोई डाउट बेटा यहाँ पे? सो एक्सक्यूज मी, इसमें थोड़ा सा सही है गलत है पता नहीं, एक बार देख लेते हैं। एक सेकंड रुको बेटा। तो ये वाटर वाला, तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी, ऐसे हो जाएगा आपके पास, और 2 और ये आ गया 2H प्लस, ठीक है। सो अगर आप देखो पर मोल ऑफ H2O2 कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं? 2। सो इधर एन फैक्टर क्या आ गया H2O2 का? डेट इज 2, ठीक है। अब आप नोट कर सकते हैं, एंड हियर कंप्लीट्स आवर एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डेट इज एन फैक्टर। नॉर्मेलिटी समझने के लिए हमें पहले एन फैक्टर की इंफॉर्मेशन जरूरी है। तो इस लेक्चर में बेटा मैंने वो डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।